जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पार्लियामेंट का 4th पार्ट देखने वाले हैं। तो जो हमने 3 पार्ट देख लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो देख लीजिए। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मुगरे। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, मयूर मुगरे नाम टाइप करके, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप पूछ सकते हो। और आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो जितना भी पहले हमने देख लिया था वो सब देख चुके हैं हम। अब यहाँ पर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में जानेंगे। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, हर हाउस में अपने खुद के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। अब वो 2 हाउस है, हमने देखा है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 जो है हमने देख लिए थे। और यहाँ पर अब इनके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम जो स्पीकर है उनके बारे में सब कुछ जानेंगे। उसके बाद चेयरमैन वगैरह वो सब कुछ है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम देखते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनके जो इलेक्शन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। अब आपको शॉक लगेगा कि स्पीकर जो है, स्पीकर तो ऑलरेडी मेंबर होता है हाउस का, बराबर है, मतलब पहले से ही इलेक्ट होकर आया है। तो अब ये किस चीज़ का इलेक्शन है, ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोकसभा जो है, लोकसभा के अंदर ही अब स्पीकर कौन बनेगा। अब लोकसभा के अंदर जो चुन कर आए हैं, अब उनमें से उनको कौन हेड करेगा, उन्हें कौन चेयर करेगा। तो यहाँ पर इसके लिए इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर स्पीकर जो है, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। अब यहाँ पर जो लोकसभा है उनमें से ही जो लोग होते हैं, उनमें से ही जो स्पीकर है वो चुनकर आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी में, कि स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, तो ये जो स्टेटमेंट रहेगा ये गलत रहेगा, क्योंकि अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। जो स्पीकर है वो इलेक्ट होते हैं। ठीक है, स्पीकर जो है वो इलेक्ट होते हैं, बाकायदा उनका इलेक्शन होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं है, ऐसा इमेजिन कीजिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं अब लोकसभा में से चुनकर आए हैं, बराबर है, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ बीजेपी के होंगे, कुछ दूसरी पार्टीज़ के होंगे। तो यहाँ पर मेजोरिटी तो बीजेपी की है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्शन होंगे। अब यहाँ पर जो है किसको स्पीकर बनाना है, उसके लिए यही लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि इन्हें किसने चुनकर दिया है, तो हम लोगों ने चुनकर दिया है, जो आम जनता है उन्होंने चुनकर दिया है, बराबर है। अब लोकसभा के लिए जो चुनकर आते हैं उसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चुनकर दिया है इन्हें। तो अब किस तरीके से चुनकर दिया है वो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अब ये जो है जिनको हम लोगों ने चुनकर दिया है वो अब यहाँ पर आपस में एक स्पीकर जो है उसे चुनकर देंगे। तो यहाँ पर स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। इफ ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉर वैकेंट इलेक्ट न्यू मेंबर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर वैकेंट होती है, ये जो सीट है ये वैकेंट होती है, अगर यहाँ जो स्पीकर बैठी है अगर ये वैकेंट हो जाती है ये सीट, अब किस तरीके से हो सकती है, तो अब जैसा वीडियो आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि वैकेंट किस तरीके से हो सकती है। रेसिग्नेशन दे सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। यहाँ पर अब्सेंटी की बात नहीं हो रही है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब्सेंट एंड वैकेंट इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अब्सेंट मतलब होता है कि कोई तबीयत खराब हो या फिर आने का मन न हो, तो यहाँ पर नहीं आए हैं तो वो हो गई अब्सेंटी। लेकिन यहाँ पर वो जो सीट है वहीं से चले गए हो रेसिग्नेशन देकर, या फिर डेथ हो जाती है या फिर रिमूव किए जाते हैं, तो वो हो गई वैकेंट। मतलब वहाँ पर ये जो इंसान है, ये जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये वो दोबारा ये जो है इंसान है ये नहीं आने वाला है। यहाँ पर अगर तबीयत खराब है तो दूसरे दिन या तीसरे दिन आ जाएगा, लेकिन ये जो इंसान है ये नहीं आएगा, तो उसे हम कहेंगे सीट जो है वैकेंट हो गई है। तो अगर स्पीकर की जो सीट है वो वैकेंट होती है तो नया जो मेंबर है वो इलेक्ट कर कर लाते हैं। यहाँ पर ये जो मेंबर है वो इनमें से आपस में जो नया मेंबर है वो इलेक्ट कर कर फिर से यहाँ पर किसी और को बिठा दिया जाएगा। उसके बाद डेट जो होती है इलेक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अब लोकसभा है, लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें जो इलेक्शन होते हैं तो उसकी जो डेट है वो कौन फिक्स करता है, तो इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है, बराबर है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है, लेकिन जो स्पीकर है, अब स्पीकर के जो इलेक्शन की डेट है वो कौन फिक्स करेगा, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फिक्स करता है प्रेसिडेंट। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो फिक्स करते हैं कि किस दिन जो स्पीकर है उनके इलेक्शन करेंगे हम। अब ये क्यों करते होंगे, अगर इसके पीछे का हम लॉजिक देखते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, बराबर है। ये हमने जो फर्स्ट वीडियो है उसमें देखा था, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें देखा था कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के। अब वो क्यों इंटीग्रल पार्ट है,
वो भी हमने फर्स्ट वीडियो में उसका भी रीज़न जाना है। तो यहाँ पर रीज़न जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जो लक्ष्मण किताब में नहीं दी होती है, लेकिन उसके पीछे का अगर रीज़न हम जान लेते हैं तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जो लोकसभा में लोगों को लाना है वो तो चीज़ पूरी कर दी, यहाँ इलेक्शन कमीशन का काम ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर अब जो लोकसभा है उसकी जो प्रोसीडिंग्स है, उसके जो कामकाज है, ये यहाँ पर करने की बारी आती है। तो यहाँ पर कौन करेगा, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनमें से ही कोई करेगा। अब उनमें से हेड कौन है, तो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। तो इसलिए जो स्पीकर होते हैं उनकी इलेक्शन की डेट जो है ये हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति फिक्स करते हैं, क्योंकि एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट के। अब यहाँ पर टर्म देखते हैं हम लोकसभा का, स्पीकर जो होते हैं उनका। स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा की लाइफ कितनी होती है, वो हमने देखा है कि लोकसभा की लाइफ होती है 5 सालों की, बराबर है। लोकसभा की लाइफ कितनी होती है, 5 सालों की होती है। तो तब तक जो हमारे स्पीकर है उनका टर्म रहेगा। मतलब यहाँ पर भी जो टर्म है वो कितना दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है कि 5 साल रहेगा, नहीं। स्पीकर जो है वो रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, इस तरीके का दिया हुआ है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जो है उनका भी जो टेन्योर है वो नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। He or she has to vacate his or her seat earlier in the following cases। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ही जब तक लोकसभा की लाइफ है तब तक तो ये रहने वाली है, पर यहाँ पर उससे पहले भी जो है सीट वैकेट हो सकती है। अब किस तरीके से हो सकती है, जैसा हमने देखा था कि अगर सीट वैकेट होती है तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो नया वहाँ पर मेंबर जो है वो खड़ा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर वैकेट किस तरीके से हो सकती है, क्या क्या केसेस हैं इसमें देखते हैं हम। सबसे पहले तो है सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। अब यहाँ पर क्या है, लोकसभा में बैठना है अगर आपको, ठीक है, लोकसभा में बैठना है तो यहाँ पर आपको मेंबर रहना बहुत ज़रूरी है, बराबर है। अब यहाँ पर मेंबर हो आप तभी यहाँ पर बैठ सकते हो। तो यहाँ पर अगर मेंबर ही नहीं हो आप लोकसभा के तो ऑब्वियस है वहाँ क्यों बैठोगे। तो यहाँ पर जो है सीट वैकेट हो जाएगी, सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। दूसरा है रेसिग्नेशन बाय राइटिंग टू डेप्यूटी स्पीकर। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो रेसिग्नेशन है वो किसे देते हैं ये। अब ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो इलेक्शन प्रोसेस है ये प्रेसिडेंट यहाँ पर बताते हैं कि इलेक्शन कब करना है, डेट जो है प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। तो जब यहाँ पर उन्हें रेसिग्नेशन देना पड़ेगा तो प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा, ऐसा हमें लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गलत है। यहाँ पर जिस तरीके से प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, वो ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, बराबर है। लेकिन रेसिग्नेशन देने की बारी आती है तो वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। उसी तरह यहाँ पर जो स्पीकर है, स्पीकर यहाँ पर जो रेसिग्नेशन है वो डिप्टी स्पीकर को देते हैं। अब डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं, तो वही उनमें से चुने हुए, उनमें से ही चुनकर वो देते हैं। लोकसभा में से ही एक डिप्टी स्पीकर भी देते हैं, एक स्पीकर भी देते हैं। तो डिप्टी स्पीकर जो है उनके बारे में हम आगे देखेंगे। और उसके बाद रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन। अब यहाँ पर रिजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर रिमूव किया जाता है उन्हें। अब ये जो रिमूवल प्रोसेस है इनकी, अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया, सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर मेंबर नहीं है लोकसभा के तो वैकेंट हो जाएगी। रेसिग्नेशन देते हैं तो फिर तो कोई मतलब ही आता नहीं है, सीधा रिजाइन कर रहे हैं वो। अब रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन, अब यहाँ पर रिमूवल प्रोसेस क्या है इनकी वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रिमूवल प्रोसेस है यहाँ पर ये लक्ष्मीकांत किताब में गलत दी हुई है। अब यहाँ पर रिमूवल प्रोसेस हम जानते हैं जो कि लक्ष्मीकांत किताब में गलत दी हुई है 5th एडिशन में। यहाँ पर 14 डेज एडवांस नोटिस हैज़ टू बी गिवन। अब यहाँ पर 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि ये जो स्पीकर है इन्हें हमें निकालना है, इन्हें हमें रिमूव करना है। और उसके साथ साथ व्हेन द रिजोल्यूशन इज़ अंडर कंसिडरेशन, अब यहाँ जो है 14 डेज़ का एडवांस नोटिस चला गया। अब यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है वो तो कंसिडरेशन में है, बराबर है। अब यहाँ पर जब रिजोल्यूशन कंसिडरेशन में है तब जो स्पीकर है वो प्रिसाइड नहीं कर सकती है सिटिंग को। मतलब वहाँ पर जो चेयर पर बैठती है ये प्रिसाइड करती है कि आप शांत रहिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप शांत रहिए, ये। तो इस तरीके से वो प्रिसाइड नहीं कर सकती है, दो वहाँ पर वो प्रेजेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट रहेगी और जहाँ पर बाकी के अन्य सदस्य जो नीचे बैठे हुए हैं वहाँ पर ही वो अपनी जो सीट है वो ग्रहण करेगी। अब कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। अब जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें बोल भी सकती है, पार्ट भी ले सकती है। एंड कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस एंड नॉट इन द केस ऑफ इक्वालिटी। अब यहाँ पर स्पीकर जो है वो हम आगे और डिटेल में देखने ही वाले हैं, लेकिन जो स्पीकर होते हैं वो डायरेक्टली पहले इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते। क्या होता है, अगर टाई हो जाता है कोई सिचुएशन में, अगर कोई बिल लाया गया है उस पर वोट करना है, उसमें टाई हो गया है, तो अपना जो वोट है वो वहाँ पर दे सकते हैं जो स्पीकर है वो।
लेकिन जब उनके लिए एक रिमूवल प्रोसेस वहाँ पर आया है, कंसिडरेशन में है, तो वो टाई जब होता है तब वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्पीकर उस टाइम पे स्पीकर की चेयर पर नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर वो इक्वलिटी होती है, वहाँ पर नहीं, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं। ठीक है, कैनॉट वोट अगर आता है तो वो गलत रहेगा, कैन वोट इन दी फर्स्ट इंस्टेंस एंड स्पीक एंड टेक पार्ट इन दी प्रोसीडिंग्स। अब वहाँ पर इफ़ द रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी इन द लोकसभा स्पीकर इज रिमूव्ड। अब यहाँ पर अगर इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है लोकसभा में तो स्पीकर जो है वो रिमूव कर दिए जाएंगे। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं दी हुई है। अगर आप ध्यान से जो लाइन है वो पढ़ोगे लक्ष्मीकांत किताब में, तो वहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर दिया हुआ है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बारे में। अगर आप डिफरेंस समझोगे तो वहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसका जो मतलब है वो निकलता है, जो वो बता रहे हैं लक्ष्मीकांत किताब में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसका मतलब निकलता है। यहाँ पर एक्चुअल में इफेक्टिव मेजोरिटी से जो है वो रिमूव किए जाते हैं स्पीकर। अब इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभावी बहुमत। अब इसका मतलब ये होता है कि इफेक्टिव मेजोरिटी इज मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर 50% से ज़्यादा तो रहना ही चाहिए, बराबर है, तभी उसे हम मेजोरिटी कहेंगे। अब यहाँ पर 50% से ज़्यादा तो है, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, जो वैकेंसीज है वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो पूरा केस है, पूरा सिनारियो जो है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो है ये स्पीकर है, ठीक है, सुमित्रा महाजन मैडम जो है वो स्पीकर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 डेज एडवांस नोटिस यहाँ पर आ गई इनके पास कि यहाँ पर आपको रिमूव करना है। तो ये क्या करेगी, सीधी उठेगी यहाँ से और यहाँ पर कहीं पर जो चेयर है वहाँ पर देखकर बैठ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब भी रिमूवल प्रोसेस कंसिडरेशन में होता है तब वो चेयर पर नहीं बैठ सकती है। तो यहाँ पर ये उठी और सीधा यहाँ पर आके बैठ गई। अब यहाँ पर प्रोसीडिंग में तो पार्ट ले पा रही है, बोल भी पा रही है, बराबर है। अब यहाँ पर कोई बिल आ जाता है, ठीक है, सपोज बिल आ गया, एक कोई बिल आ गया तो उसमें वोटिंग करना है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर वो बैठी है चेयर पर तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेगी। उनके पास वोट करने का राइट तभी है जब बिल जो है वो टाई हो जाता है, यहाँ पर मतलब इक्वली वोट मिलता है, वो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये 14 डे एडवांस नोटिस आ गई इनके पास, ये सीधा यहाँ पर आके बैठ गई, स्पीक भी कर सक रही है, प्रोसीडिंग में पार्ट भी ले सक रही है, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में वोट भी कर पा रही है, टाई के टाइम पे वोट नहीं कर पा रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिजोल्यूशन जो है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, तो देखिए टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो है 545, ठीक है, उसमें से समझ लो वैकेंसीज जो है वो 15 है। अब वैकेंसी मैंने आपको बताया है पहले भी, ठीक है, वैकेंसी मतलब अपसेंटीज नहीं होती है कि राहुल गांधी साहब जो है वो आए नहीं तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो वो अपसेंटी हो गई। लेकिन अगर राहुल गांधी साहब जो है उन्होंने राजीनामा दे दिया, रेसिग्नेशन दे दिया, तो वो जो है वो सीट वैकेंट हो गई, बराबर है। तो इस तरीके से 15 जो है वो वैकेंसीज ऐसा हम समझते हैं। 15 जो है वो किसी कारणों की वजह से उन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया या फिर कुछ हो गया तो वैकेंसी हो गई वहाँ पर, तो 15 जो है वैकेंसी है हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आती है हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो होती है 530। अब ये जो है ये हाइपोथेटिकल है, तो यहाँ पर रियलिटी नहीं है इसमें, जो करंट लोकसभा है उसके लिए। तो यहाँ पर वैकेंसी फॉर एग्जांपल 15 है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो 530 हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमें मिल गई, जो यहाँ पर आया था कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है उसका 50% से ज़्यादा रहना चाहिए। तो अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमें मिल गई, क्या है, तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस जितनी वैकेंसीज रहेगी वो हो गई इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी रहेगी, इसकी 50% से ज़्यादा, मतलब 266, ये हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी। मतलब यहाँ पर सुमित्रा मैडम जो है उन्हें 266 वोट अगर मिल गए कि आपका रिमूव करना है तो ये रिमूव हो जाएगी सीधे सीधे, ठीक है। ये हो गया, सुमित्रा महाजन मैडम जो है वो अब रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से रिमूवल प्रोसेस है जो स्पीकर है उनका। अब यहाँ पर इस तरीके का ये जो सेंटेंस है ये दिया हुआ है हमारे लक्ष्मीकांत किताब में कि मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द हाउसेस, ठीक है, बट ये होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द हाउसेस होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एक छोटा सा एक वर्ड का डिफरेंस होता है यहाँ पर जो इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी को चेंज करता है, वो होता है देन। मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस, ये हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना दिया हुआ है वहाँ पर कि मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द हाउसेस, इतना लक्ष्मीकांत किताब में दिया हुआ है, जो कि गलत है। जो स्पीकर है वो रिमूव होते हैं मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउसेस से। तो इस तरीके से यहाँ पर रिमूवल प्रोसेस हमने देख ली, सुमित्रा महाजन मैडम को रिमूव कर दिया हमने, भले ही वो रिमूव नहीं हुई है लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर रिमूव प्रैक्टिकली देख लिया किस तरीके से रिमूव होगी। फिर व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड स्पीकर डज नॉट वैकेट हर ऑफिस टिल न्यू लोकसभा मीट्स।
अब यहाँ पर जब भी लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया, लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ पर जो सुमित्रा मैडम है ये अपनी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं करेगी, ये पूरा खाली हो जाएगा। लोकसभा डिसॉल्व हो गया लेकिन ये यहीं बैठी रहेगी, पूरा खाली है लेकिन ये यहीं बैठी है। कब तक? जब तक नई जो लोकसभा है वो नहीं भर जाती यहाँ पर। फिर वो जब चुनाव होंगे तो इसलिए अपनी जो सीट है वो ये खाली कर देगी और नया स्पीकर जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टिल न्यू लोकसभा मीट्स, नए लोकसभा मिलने तक यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपनी सीट वैकेंट नहीं करती है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहाँ पर रोल क्या है? तो रोल है हेड ऑफ द लोकसभा। जो स्पीकर होती है वो हेड होती है लोकसभा की, ठीक है। उसी के साथ साथ ही इज़ द गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स द हाउस एज अ होल एंड इट्स कमिटीज़। ये गार्डियन होती है जो भी पावर्स है प्रिविलेजेस है मेंबर्स के उनके लिए। उसके बाद प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होती है हाउस की, क्योंकि यहाँ पर बोलती रहती है तुम चुप रहो रे बाबा, तुम बोलो रे बाबा, तुम चुप रहो रे, मस्तियाँ मत करो रे, कितनी उड़े मारोगे। तो इस तरीके की क्या करती रहती है वो चीज़ स्पोक पर्सन है, बोलती रहती है। अपने डिसीजन जो है पार्लियामेंट्री मैटर में वो फाइनल होते हैं उनके। यहाँ पर जो है जो स्पीकर है वो ग्रेटर ऑनर यहाँ पर एंजॉय करते हैं, हाई डिग्निटी एंड सुप्रीम अथॉरिटी विद इन द हाउस। अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट्स में, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन प्रेसिडेंट्स जो होता है जैसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो इस तरीके से जो प्रेसिडेंट्स होता है प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑनर, उसमें भी इनका जो है उनका बहुत आगे तक रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अब यहाँ पर जो पावर है वो हम देखते हैं, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिराइव्स हिज पावर एंड ड्यूटीज़ फ्रॉम 3 सोर्सेज। अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने जो पावर्स और ड्यूटीज़ है वो 3 सोर्सेज से यहाँ पर डिराइव करते हैं। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आ सकता है कि जो स्पीकर है वो किन किन जगहों से अपनी जो पावर एंड ड्यूटीज़ है वो लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लगेगा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही उनके बारे में दिया हुआ है, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। तो ये जो 3 सोर्सेस हैं यहाँ से जो स्पीकर है हमारे वो अपनी पावर एंड ड्यूटीज़ जो है वो डिराइव करते हैं। अब पावर एंड ड्यूटीज़ क्या क्या है? तो सबसे पहले आता है कि ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पर जो डेकोरम है, जो डेकोरम होता है मतलब जो लोग बैठे हुए होते हैं उनका पूरा मेंटेन करना होता है ऑर्डर, बराबर है। जैसे वो बोलते हैं कि आप शांत रहो, आप बोलो, ये सब जो है ये क्या है, मेंटेन कर रहे हैं वो डेकोरम, ताकि जो बिजनेस है हाउस का वो अच्छे से कंडक्ट किया जा सके। एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, एंड हैज़ द फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड। फाइनल पावर इनका ही होता है, यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा इसमें, इनका ही फाइनल पावर होता है। उसके साथ साथ ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ, अब यहाँ पर जो फाइनल इंटरप्रेटर्स है प्रोविजंस जो होते हैं काय काय के, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विद इन द हाउस। अब ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ के फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताना है, रूल ऑफ प्रोसीजर के बारे में बताना है, या फिर कंडक्ट एंड बिजनेस के बारे में बताना है, या फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीडेंट्स के बारे में बताना है विद इन द हाउस, तो ये जो है फाइनल इंटरप्रेटर रहेंगे। उसके बाद आता है कि ही एडजर्न्स द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ कोरम। अब यहाँ पर देखिए समन्स एंड प्रोरोग जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है, बराबर है, हाउस का समन एंड प्रोरोग करना। यहाँ पर क्या है, अर्जेंट यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर राज्यसभा टीवी देखते होंगे या फिर लोकसभा टीवी देखते होंगे तो उसमें जब भी प्रोसीडिंग्स देखते होंगे आप लोकसभा या राज्यसभा की, आजकल तो सिर्फ झगड़े ही होते हैं वहाँ पर, तो अच्छे से जो कंडक्ट हो नहीं रहा है बिजनेस, लेकिन यहाँ पर जब भी होते हैं तो क्या बोलती है मैडम, द हाउस इज़ एडजेंट टिल इतने टाइम तक। तो ये जो होता है ये एडजेंट कर सकते हैं हाउस को, या फिर सस्पेंड कर सकते हैं मीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ कोरम, अगर कोरम नहीं है तो। कोरम कितना होता है? कोरम होता है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब 545, बराबर है, 545 ये टोटल स्ट्रेंथ है हमारी लोकसभा की, तो उसके जो 1/10 है वो यहाँ पर रहने चाहिए, तब वो जो है कोरम पूरा भर रहा है ऐसा हम बोलेंगे। नहीं है तो फिर वो जो है सस्पेंड कर दी जाएगी मीटिंग। ही डिसाइड्स नॉट, ही डज़ नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में जो है वोट नहीं करती है। अब बिल यहाँ पर आया है तो ये नो, तो ये जो है फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं बोलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर दोनों के बीच में अगर ये होता है कि टाई हो जाता है, ठीक है, मतलब सपोज़ यहाँ पर जो कांग्रेस और बीजेपी दो ही हम लेते हैं कि दो ही यहाँ पर जो लोग हैं वो, ऐसे भी बीजेपी जो है, बीजेपी एक है और बाकी जितने भी है वो अब एक हो गए हैं। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस है और बीजेपी है, तो बिल कोई भी लाया गया है तो जितने भी कांग्रेस के हैं उन्होंने भी इक्वल यहाँ पर वोट दिया है, क्योंकि इनके साथ जो है, इनके साथ बाकी के भी लोग भी जुड़े हुए हैं, बराबर है।
तो हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाबा बीजेपी की तो इतनी सीटें हैं अभी, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि टाई हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ पर बीजेपी की भी काफ़ी लोग अपसेंट हैं यहाँ पर, और कांग्रेस के भी जो है वो अपोजिशन वाले सब एक हो गए हैं। तो यहाँ पर जो बीजेपी है उनके 120 वोट आए हैं, और यहाँ पर जो कांग्रेस और उनके साथ वाले हैं उनके 120 वोट आए हैं किसी एक बिल पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाई हो गया है, बराबर है, मतलब बिल पास होगा या नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सुमित्रा मैडम है वो यहाँ पर बोलेगी आली रे आली आता माझी बारी आली। अब यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से वोट दूंगी, मतलब ये कब वोट दे पा रही है, जब टाई होता है तब, बराबर है। फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं बोलेगी, जब मोदी जी बोल देंगे, राहुल गांधी बोलेंगे, उस टाइम पे ये नहीं बोलेगी कि येस और नो। तो ये कब बोलेगी, ये बोलेगी जब टाई होगा तब। लेकिन जब रिमूवल प्रोसेस कंसिडरेशन में होता है, जब ये चेयर पर नहीं बैठती है, तब वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है कि ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। जब जॉइंट सिटिंग होती है, किसी भी डेडलॉक हो जाता है, अगर कोई बिल जो है बिल पास ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। जब डेडलॉक क्रिएट होता है दोनों हाउसेस के बीच में, तब जॉइंट सिटिंग होती है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठते हैं, बराबर है। अब ये जो है समन कौन करता है इसे, तो प्रेसिडेंट करते हैं। अब यहाँ पर इसे भी प्रिसाइड कौन करेगा, तो स्पीकर करते हैं। उसी के साथ साथ सीक्रेट सिटिंग जो होती है हाउस की, वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ हाउस अगर करते हैं, तो यहाँ पर सीक्रेट सिटिंग भी वहाँ पर वो अरेंज कर सकते हैं, अलाउ कर सकती है। व्हेन द हाउस सिट्स इन सीक्रेट, कोई भी स्ट्रेंजर जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रह सकता है चेंबर में, लॉबी में या गैलरीज में, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। फिर आता है कि डिसाइड्स विद द बिल इज मनी बिल और नॉट। अब यहाँ पर ये जो है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर आपको पता होगा कुछ ही समय पहले। तो यहाँ पर जो बिल है मनी बिल है या नहीं, इसमें डिस्क्रिशनरी पावर होती है हमारे जो स्पीकर है उनकी। यहाँ पर उनका जो निर्णय रहेगा ये फाइनल रहेगा, और वो कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोई भी उस पर चैलेंज नहीं कर सकता है। व्हेन द मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन के लिए जाएगा ना, राज्यसभा का कोई रोल तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाएगा फॉर हिज एसेंट। उसके बाद आता है कि डिसाइड द क्वेश्चन फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब डिसक्वालिफिकेशन क्या होते हैं वो हमने लास्ट इसमें देखा है, लास्ट पार्ट में, कि अगर नॉर्मल डिसक्वालिफिकेशन है तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन अगर डिसक्वालिफिकेशन बाय डिफेक्शन से हो रहा है, जो कि हमारे 10th शेड्यूल में दिया हुआ है, तो उस तरीके से क्या होगा, उसमें जो स्पीकर है वो डिसाइड करेंगे। 1992 में स्पीकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल दैट द डिसीजन ऑफ स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पर जो 10th शेड्यूल है उससे अगर कोई डिफेक्शन के थ्रू अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। ये 1992 में किया गया था, ये हमने पिछले पार्ट में भी देखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाया नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि ही एक्ट्स एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। अब ये जो है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स होते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक्स है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे। तो वहाँ पर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप के, जो एक्ट करते हैं लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर ही ऑल्सो एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री। लेजिस्लेटिव बॉडीज जो होती हैं उनकी भी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के तौर पर ये एक्ट करते हैं। अपॉइंट एज ए चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ लोकसभा। अब जितनी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ लोकसभा एंड सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग, जो भी फंक्शनिंग है वो सुपरवाइज करते हैं। ही हिमसेल्फ इज ए चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड द जनरल पर्पस कमेटी। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर चेयरमैन जो स्पीकर है वो किस किस इसके चेयरमैन होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। अब यहाँ पर देखिए जनरल, पूरे जनरल इसमें अगर हम देखें तो स्पीकर जो है वो हेड है, बराबर है। तो जनरल इसमें जनरल पर्पस कमेटी हो गई। उसके बाद जनरल इसमें रूल्स क्या क्या ला सकते हैं, बराबर है, क्या क्या रूल्स लाने चाहिए, तो वो भी स्पीकर डिसाइड करेंगे क्या क्या रूल्स लाने हैं। उसके बाद जो पैसा है, मनी बिल है, वो तो उनके हाथ में होता है स्पीकर के, इसलिए जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा, तो पैसा क्या है, वो भी एडवाइजरी कमेटी जो है वो चेयरमैन कौन होता है, तो स्पीकर होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स वो लाते हैं तो रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, और स्पीकर जो है लोकसभा के वो इंडिपेंडेंस भी रखते हैं अपना, इम्पार्शियलिटी भी रखते हैं। अब किस तरीके से रखते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उन्हें मिला हुआ है, बराबर। जब तक लोकसभा जो है वो जिंदा रहेगा तब तक स्पीकर जो है वो भी रहेंगे वहाँ पर। उसके साथ सैलरी जो है आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट फिक्स करते हैं। तो किसी की भी सैलरी हो पार्लियामेंट ही फिक्स करते हैं। चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज मतलब क्या होता है कि बार बार वोट नहीं करना पड़ता है,
वो हम आगे बढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, तो यहाँ पर जो फंड्स है वो हम जब देखेंगे आगे पार्लियामेंट्री चैप्टर में तब हम और डिटेल में इसे देखेंगे। तो अभी ध्यान में रखिए जो चार्ज होते हैं मतलब वोट नहीं करना पड़ता है बार बार। His work and conduct cannot be discussed and criticized in लोक सभा एक्सेप्ट ऑन द सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन जब तक नहीं आता है, मोशन भी हम आगे देखने वाले हैं, तो इतना ध्यान में रखिए सब्सटेंटिव मोशन जब तक नहीं आता है उनका जो वर्क है वो क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। हिज पावर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर्स और कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। जो भी प्रोसीजर्स होती हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है, ये कोई भी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं होता है किसी भी कोर्ट के। ही कैनॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। आप फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते, इसलिए क्या रहेगा, इम्पार्शियल रहेंगे ये, बराबर है कि वह मैं पार्शियल नहीं हूँ कि मेरी जो पार्टी है उसकी तरफ से मैं कर रहा हूँ, इस तरीके का नहीं रहेगा यहाँ पर। ही इज़ गिवन अ वेरी हाई पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग्स। जैसा मैंने आपको बताया था जो प्रेसिडेंस होता है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर, हाई ऑर्डर यहाँ पर पोजीशन जो है वो मिली हुई है, 7th रैंक पर किया गया है अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें पहले जो 3 होते हैं वो कौन होते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति पहले होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बाद में होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बाद में होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जो स्पीकर है वो स्ट्रिक्टली नॉन पार्टी मेंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा एक कन्वेंशन है वहाँ पर कि स्पीकर जो है वो रिजाइन करेंगे फ्रॉम द पार्टी एंड रिमेन पॉलिटिकल न्यूट्रल। अब यहाँ पर ऐसा एक कन्वेंशन है, ठीक है। ऐसा अगर आता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन द स्पीकर हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम द पार्टी, तो वो गलत रहेगा। ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं लेकिन हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि ये कैसा कन्वेंशन है कि स्पीकर को रिज़ाइन करना पड़ेगा पार्टी से ताकि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रह सके। अब ऐसा हेल्दी कन्वेंशन जो है फुली स्टैब्लिश नहीं हुआ है भारत में, जहाँ स्पीकर जो है वो रिज़ाइन नहीं करते हैं मेंबरशिप ऑफ हिस पार्टी ऑफ हिज इलेक्शन टू द एक्सॉल्टेड ऑफिस, लेकिन वो क्या होते हैं, वो पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, इतना इम्पार्शियल ये रहते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें जो है हमने स्पीकर के बारे में देख ली है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरीज है तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन जिसे शेयर करोगे शायद उसके काफ़ी पैसे बच जाएंगे जो ट्यूशन्स वगैरह लगाएंगे उससे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।